उपस्थित मानवाओं, सबको मेरा प्रणाम। साथियों, आओ बनाएं अपना घर में। आज के इस अगले पायदान पर हम डिस्कस करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि मकान और घर का, भवन का जो भी नक्शा वास्तुविद ने बनाया है वो आपको बाकायदा अपने रजिस्टर्ड नंबर के द्वारा स्वीकृत करके देंगे और उसके आधार पर वहाँ का, किसी आप बड़े नगर में निवास करते हैं तो वहाँ की बड़ी नगर पालिका, नगर निगम या वहाँ का डेवलपमेंट अथॉरिटी, उससे उस नक्शे को कायदे से अप्रूवल करवाना चाहिए। बिना अप्रूवल कराए हुए नक्शे के कोई भी निर्माण कार्य, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि शुरू न करें। क्यों? कि आप अपने जीवन का जो एक बड़ा लक्ष्य घर बनाने का निर्माण है, किसी के कहने से आपने शुरू कर दिया और आने वाले समय में ऐसी समस्या आ गई कि जो नक्शा आपने बनाया था वो जो भी नियम कायदे हैं, जो तकनीकी नियम कायदे हैं, जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ के नियम कायदे हैं, उसके अनुकूल नहीं हैं, तो निश्चित रूप से कभी बहुत बड़ी समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। मेरा आपसे ये करबद्ध निवेदन है कि अपन ऐसा कोई काम नहीं करें जो सरकार के नियमों के विरुद्ध हो। हम चाहेंगे कि वो नक्शा बाकायदा जिस भी संस्था से रिक्वायर्ड हो वो मंजूर किया जाए, तत्पश्चात अपन अगला कदम बढ़ाएंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि वास्तुविद से जो भी नक्शा बना है उसमें आपके बेडरूम्स, ड्राइंग रूम, पूजा स्थल, रसोई, लॉबी, गेस्ट रूम, बरामदा, जीना, ये सारी व्यवस्थाएं हैं, सब उसमें ड्राइंग के अंदर समाहित कर ली गई हैं। पार्किंग के लिए गैरेज है या शेड है, इसकी भी व्यवस्था हो, कहाँ कहाँ सेटबैक छोड़ना है, कितना छोड़ना है, हर कमरे की लाइट और वेंटिलेशन की बात को विशेष ध्यान रखना है। लाइट और वेंटिलेशन, जो एक तो लाइट होती है जो आर्टिफिशियल लाइट है, हम विद्युत के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन एक अगर आपके उसमें ऐसी सुविधा हो जाए कि हर कमरे के अंदर एक खिड़की हो जिससे सूर्य की रोशनी आ सकती हो, तो उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। सीधी रोशनी आना बहुत ही शुभ भी है और बहुत आवश्यक भी है। अच्छी हवा सीधे बाहर से मिलना अच्छी अपनी एक ज़रूरत को पूरा करती है। इसलिए घर हमेशा प्रकाशमय और हवादार होना चाहिए। वो घर हमेशा आपको सुहाना लगेगा, आपके लिए शुभ भी होगा। अतः जब नक्शा बन जाए, अपने मन माफिक नक्शा मंजूर हो जाए, तब अपन अगली कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे, और वो है कि निर्माण की प्रक्रिया। अब रही बात अर्थ की व्यवस्था, धन की व्यवस्था, कितना धन आपके पास में है और उसका तखमीना बनाया जाए, उसका एस्टीमेट बनाया जाए। एस्टीमेट बनाने के पहले हमको कई चीज़ें निर्धारित करनी पड़ेगी। हम कितने मंजिल का घर बनाने जा रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी रहवासी घर बनाता है वो 2 मंजिल का होता है। तीसरी मंजिल में जाते ही तो उसको हम भवन को आज के ज़माने में आरसीसी के कंप्लीट स्ट्रक्चर के आधार पर बनाना चाहिए, अन्यथा वो उचित नहीं रहता है और भवन की सुरक्षा के लिए खतरा भी रहता है। जहाँ तक साधारण नगरों में 2 मंजिला घर होते हैं, वो रहवासी घरों के लिए, रहवासी भवनों के लिए उपयुक्त होते हैं। वैसे देखो, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स जो बनते हैं वो एक अपने अलग संस्कृति है, वो एक अलग लाइन है जिसमें अपन खाली फ्लैट्स पे डिपेंड करेंगे। तो इसलिए फ्लैट वाली शैली के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल हाउस की बात कर रहा हूँ, एक अपना स्वतंत्र मकान की बात कर रहा हूँ। हम जब 2 मंजिला मकान की बात से अपन शुरू करें, जो कि ज़्यादातर 1 मंजिल भी बनाएंगे तो भविष्य में दूसरी मंजिल बना सकते हैं, उसके पहले हम ये तय कर लें कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथियों, वास्तुविद का काम ड्राइंग बनाना था, अब आपको निर्धारित करना है कि हमें किसी टेक्निकल सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, एक ठेकेदार की ज़रूरत पड़ेगी। तकनीकी सहयोग से ये बात जाननी जरूरी है कि हम 2 मंजिला या 3 मंजिला जो भवन बनाने जा रहे हैं, वो जो ज़मीन है जिस पर अपन घर बनाने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। 2 तरह की मेन जो ज़मीन की प्रकृति होती है, एक होती है सैंडी सॉइल जो साधारण मिट्टी बोलते हैं और रेतीली मिट्टी कहते हैं, और एक होती है चिकनी मिट्टी। तो कई बार क्या लगता है आपको कि चिकनी मिट्टी या जिस मुरड़ कहते हैं वो बड़ा मजबूत होती है, लोगों को लगता है क्या ये तो
खोदने पे भी नहीं खुदती है, इससे मजबूत और क्या हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि ये एक तकनीकी मुद्दा है और ज़मीन की प्रकृति को तय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये सोचा कि ये मुरड है, हार्ड मुरड है और मेरा घर तो इसमें बहुत सुरक्षित रहेगा, नींव सुरक्षित रहेगी, और जब आप उसका एक गड्ढा एक 4 फुट बाई 4 फुट का खोद कर 4 फुट गहरा खोद कर उसमें पानी डाल के आप जब छोड़ देंगे, आप देखेंगे कि उसमें पानी दूसरे दिन भी नीचे तो नहीं गया, लेकिन वो कीचड़ जो हुआ वो इतना चिकना हो गया, वो काली मिट्टी के अंदर जैसे पानी जाते हुए जब चिकना होता है वैसे वो मुरड भी चिकना है, और वो जब सूखता है तो उसमें क्रैक डेवलप होती है। ऐसे कैसे? काली मिट्टी के जो मकान ज़मीन जहाँ होती है, लाल मिट्टी भी ऐसी होती है जो चिकनी होती है, तो उसको हम एक प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, उसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तकनीकी सहायक आपका जो होगा, जो टेक्निकल नॉलेज आपको देगा, वो उसको देखेगा और निर्धारित करेगा कि इसमें फाउंडेशन की गहराई कितनी होनी चाहिए, क्या हमें उपयुक्त मिट्टी मिली है कि हम इसमें फाउंडेशन डाल सकते हैं, और किस लेवल पर जाकर हमको फाउंडेशन की गहराई लेनी है। कई बार मैंने बताया कि कुछ छोटा मोटा हल्का फुल्का नई मिट्टी का भराव हो और हमें तो थोड़ा सा 1 आध फुट 2 फुट नींव गहरी भी ले जानी पड़े, तो उसको जैसा तकनीकी राय मिले उसके अनुसार उसका निर्धारण करना चाहिए। नींव की गहराई आने के बाद में हम ये तय करेंगे कि उसकी चौड़ाई क्या हो, वो भी एक तकनीकी डिज़ाइन होती है। उसके आधार पर स्ट्रक्चर की डिज़ाइन के सारे जो नॉर्म्स हैं, जो भी निर्धारित फॉर्मूले हैं, उसके आधार पर तय किया जाएगा और साधारणतया 4 से 4.5 फुट चौड़ी, 5 फुट चौड़ी और 5 फुट गहरी जो फाउंडेशन है, जिसको हम ओपन फाउंडेशन कहते हैं, वो फाउंडेशन सफिशिएंट होती है। और उसमें हम आरसीसी के कॉलम भी खड़े कर सकते हैं, उसके मैसनरी की फुटिंग भी हम नींव बना सकते हैं, और उसके साथ ही हम मकान की नींवों के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। हम फिर एक एक आइटम पर अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अब मुख्य मुद्दे ये तय करेंगे कि हमें कॉस्ट निकालनी है। तो जब नींव की गहराई आएगी तब हम पता लगा पाएंगे कि हमें कितने साइज की नींव बनानी है, उससे उसकी क्वांटिटी तय होगी। फिर ये तय होगा कि दीवारों की मोटाई क्या है, दीवारों की जो मशीनरी है, ब्रिक मशीनरी है या स्टोन मशीनरी है। अगर आपके यहाँ स्टोन पत्थर अच्छा से उपलब्ध है जो चुनाई के काम आ सकता है, तो चुनाई जो पत्थर का कोई मुकाबला नहीं होता है, और पत्थर अच्छा दीवारों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, उसको उपयोग में लेवें। अगर आपके यहाँ पत्थर नहीं है तो आप जो भी आर्टिफिशियल ब्रिक्स होती हैं उसको काम में लेवें, और ब्रिक्स के अलावा आजकल हॉलो सीमेंट ब्लॉक्स भी आते हैं, उनको भी दीवारों के निर्माण में काम में लिया जा सकता है। फिर छत का निर्माण कैसे हो? जब डीपीसी लेवल पे हम चाहते हैं कि या तो दासा लगे जो पत्थर का हो, पत्थर का दासा अगर आपको नहीं मिलता है तो उस प्लिंथ के ऊपर हम आरसीसी का डीपीसी लेवें। फिर हमें दरवाज़ों की हाइट क्या रखनी है, खिड़की की हाइट क्या रखनी है, ये सब स्टैंडर्ड तय करने पड़ेंगे, और उसके अनुसार डिटेल ड्राइंग बनेगी, जिसको वर्किंग ड्राइंग कहते हैं। और वर्किंग ड्राइंग के साथ ही ये तकमीना बनाया जाएगा, एक एस्टीमेट बनाया जाएगा कि इस ढांचे के निर्माण में हमारी लागत क्या आ रही है। कई बार हम क्या करते हैं कि ढांचा बना के छोड़ देते हैं, अब पैसा आएगा जब धीरे धीरे एक एक कमरा फिनिश करते जाएंगे, ऐसी भी व्यवस्था होती है। लेकिन अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसका उपयोग ले लें पूरा, आप उसमें रहने लग जाएं, ऐसी सुविधा आपकी हो जाए, इस दृष्टिकोण से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये मेरी एक अपनी राय है। अपन विस्तृत तकमीना बनाने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू करेंगे। जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, छत आरसीसी की डालेंगे, ये सब बातें तय करनी पड़ेगी। पूर्व ज़माने में स्टोन पट्टी का निर्माण से छतें डाल दी जाती थी, लेकिन अभी पिछले 10-15 सालों में ये हो गया है कि जहाँ पर भी कहीं स्टोन पट्टी मिलती है वो मशीन से कटती हैं, और ऐसी ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि जो पहले नेचुरल स्टोन पट्टी कटती थी, वो उसकी जो प्राकृतिक जॉइंट होता था पत्थर का, वहाँ से वो पट्टी कटती थी, और वो पट्टी पटाव के काम आ सकती थी, मजबूत होती थी। लेकिन आज के ज़माने में वो पट्टियाँ
बिल्कुल भी मजबूत नहीं होती है, क्योंकि जो मशीनें अब आ गई हैं वो किसी भी तरह से उन ब्लॉक्स को काट कर पट्टियों के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो उसका कमज़ोर जो फ्रैक्चर जोन है वो उसके बीच में आ जाता है। उन पट्टियों को हम पटाव के रूप में कभी इस्तेमाल नहीं करें, न तो लिंटल के लिए करें, न हम पटाव के छत के लिए करें। इसलिए स्टोन पट्टी अब आज के ज़माने में, आज के इस युग में लगभग छत के या पटाव के लायक नहीं रही है। इसलिए स्टोन पट्टी का पटाव दिमाग से हटा दें और अपने को आरसीसी के स्ट्रक्चर के लिए, आरसीसी की छत के लिए जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये हुआ कि हमने फुटिंग तय करी, हमने प्लिंथ लेवल तक का लेवल तय किया, वो मैसनरी का कर लिया। उसके बाद में हमने आरसीसी का या दासे का डीपीसी डाली। डीपीसी अलग से एक व्याख्या करेंगे कि प्लिंथ और डीपीसी क्या होती है और कहाँ कितनी लेनी चाहिए, उसको तय करेंगे। लिंटल्स कैसे होने चाहिए और किस लेवल तक जाने चाहिए, ये तय करेंगे। और उसके ऊपर की जो मशीनरी है, उसके कमरे की, घर के अंदर के कमरों की हाइट क्या होनी चाहिए, और उसके ऊपर छत, और छत के ऊपर अगली मंजिल बनेंगे तो वही नॉर्म्स आएंगे। उसके साथ ही उसकी पैराफिट सेफ्टी वाल होती है। ये मुख्य मुख्य पार्ट मैंने आपको बताए जो स्ट्रक्चर से संबंधित हैं। उसके बाद में पार्टीशंस वाल होती हैं, ईंटों की हो सकती है, जिसको अपन ब्लॉक, सीमेंट ब्लॉक्स में भी ले सकते हैं। तो ये सारे तकनीकी आइटमों को, ढांचे के तकनीकी आइटमों को तय करेंगे, जिसमें आपके परिवार की ज़्यादा संलिप्तता होना कोई आवश्यक नहीं है। जो संबंधित तकनीकी अभियंता, टेक्निकल नॉलेज रखने वाले व्यक्ति जो हैं, जिस आप संस्था से जुड़े हैं या जिससे जुड़े हैं, हम भी इस बारे में दिशा निर्देश देंगे कि आपको कैसा स्ट्रक्चर बनाना है, उसका क्या लागत आ सकती है, उस लागत को तय करेंगे। उसके बाद में हम तय करेंगे कि हमें अब उसकी फिनिशिंग कैसे करनी है। कोई भी घर बनाने जाएंगे तो हर चीज़ की, स्ट्रक्चर की एक पार्ट होगा और फिनिशिंग का दूसरा पार्ट होगा। उसमें हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर ही बदल जाए। 2-3 तरीके हैं उसके निर्माण के, उसकी प्रक्रिया अपन अलग से डिस्कस करेंगे। जब अपन लागत को निकालने जा रहे हैं तो स्ट्रक्चर की तो अपनी एक आवश्यकता है, उसके अनुसार उसकी लागत तय होगी, लेकिन फिनिशिंग आइटम में अपन बदलाव कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा बदलाव तो नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित रूप से हम 2 चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। बाकी तो छत का प्लास्टर है, दीवारों का प्लास्टर है, और जो भी आपकी टॉयलेट्स फैसिलिटीज़ हैं उनको, और जो भी आपके पवित्र स्थान हैं, पूजा स्थल है, रसोई है, ये इन स्थानों पर किस तरह का फर्श लगाएं। हम ग्रेनाइट का भी लगा सकते हैं, मार्बल का भी लगा सकते हैं, हम मोज़ाइक का भी लगा सकते हैं, सीमेंट का भी लगाना पड़ सकता है। जैसी आपकी धनराशि, जैसी आपके पास में सुविधाएं हैं, उसके अनुसार अपने को ये एक छूट है कि अपन उस चीज़ को तय करें। और दरवाजे बनाने हैं, खिड़कियां बनानी हैं, ये भी एक तरह से अलग कैटेगरी का काम है, और इसमें अपन तय कर सकते हैं कि हमारे पास में वित्तीय संसाधन कैसे हैं, किस तरह की खिड़की लगे। हम लकड़ी में भी जा सकते हैं। लकड़ी में आजकल ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो गए हैं कि हम सागवान की लकड़ी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और दूसरी लकड़ी उतनी इमारत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो कई तरह की उसकी जो फ्रेम्स हैं, दरवाजे हैं, या उनके जो विंडोज़ की हैं, वो कई तरह के मटेरियल में उपलब्ध होने लग गए हैं। कई तरह की कंपनियां कई तरह की विभिन्न तरह की मटेरियल से ये चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो ये सारी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुल मिला के हमें ये सब बात को तय करके एक तकनीकी एस्टीमेट बनाना पड़ेगा, और जब वो एस्टीमेट बनेगा उसके आधार पर हम उसकी लागत को तय कर पाएंगे कि ये लागत हमारे भवन निर्माण की आ रही है, तो अब हमें किस स्टेज तक हमारा निर्माण कराना है। कुछ आइटम छोड़ सकते हैं अपन, आवश्यकता होगी उसको बाद में बढ़ा लेंगे, प्रथम मंजिल बनानी है बाद में बन सकती है, लेकिन इन चीज़ों को निकालने के लिए इस तकनीकी एस्टीमेट की ज़रूरत पड़ेगी। और वो तकनीकी एस्टीमेट के आधार पर हम अगला कदम तय करेंगे, वो होगा कि हम निर्माण एजेंसी किसको बनाएं, कौन हमारे लिए उपयुक्त है इस निर्माण को कराने के लिए। और उस टाइम हम उस निर्माण एजेंसी से
जो डायलॉग्स करेंगे, जो एक अनुबंध करेंगे, उसकी अपनी शर्तें क्या होगी, इसको फिर अपन अगले सत्र में चर्चा करेंगे।